नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल पहले प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार का अब आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले कई कार्यकर्ताओं को अब तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिल सकी है। निगम मंडलों में नियुक्तियां 2.5 साल बाद भी नहीं हो पाई, जिससे जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि आज सीएम ने संकेत दिए हैं कि आज कुछ चर्चा हुई है, बहुत जल्दी कुछ नियुक्तियां हो जाएंगी, लेकिन सवाल यह है कि इसे लेकर इतना पसुपेश क्यों है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस संगठन में। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। निगम मंडलों की नियुक्ति के अध्यक्षों की नियुक्ति करना यूं तो छत्तीसगढ़ या कांग्रेस जो जिसकी भी सत्ता होती है उसका बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन सियासत हर मुद्दे में घुस ही जाती है। अब कांग्रेस ने 2.5 साल लगा दिए निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए, तो इससे बीजेपी पर इसे मौका मिला और बीजेपी अब इस पर आरोप लगा रही है। क्या है आरोप प्रत्यारोप, आपको सुनाते हैं। उसमें तय कर लें पुनिया जी और भूपेश जी कब करेंगे। उसके बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता बेचारे पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। अब ये और कितने दिन उनको इंतजार करवाएंगे कार्यकर्ताओं को, ये दोनों आपस में तय कर लें। कल पुनिया जी से इस मामले में चर्चा हुई और जो बचत निगम मंडल वगैरह के हैं उसके बारे में अध्यक्ष जी के साथ भी बैठक हुई है और विचार विमर्श किए हैं। मैं समझता हूँ कुछ नियुक्तियाँ जल्दी होगी, कुछ नियुक्ति फिर बाद में होगी। तो ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है बड़े सवाल। क्या है वो सवाल, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस में अटका निगम मंडल नियुक्ति का पेंच, इसके पीछे वजह क्या है आपको बताएंगे। मलाई खाएंगे मौका परस्त या वफादारों को मिलेगा मौका, किसकी खुलेगी किस्मत और किससे मिलेगा धोखा। छत्तीसगढ़ में भागीदारी पर दावेदारी हो गई है तेज। जी हां, इसी पर करेंगे आज हम आपकी बात। ये तमाम सवाल उठाएंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और समाज के प्रबुद्ध वर्ग से कुछ लोग जुड़े हैं। हम उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। संजय श्रीवास्तव जी हैं, फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 छत्तीसगढ़ पर। और बाबूलाल शर्मा जी हैं, वो बातें वो बताएंगे जो ना ये दोनों बताएं, लेकिन सियासत की फिजाओं में जो बातें कहीं घुम सी जाती हैं उन्हें निकाल कर बाहर लाने के लिए बाबूलाल शर्मा जी ने हमें वक्त दिया है, शुक्रिया उनका भी। सबसे पहले मैं आ जाता हूं संजय जी, ये तो बहुत व्यक्तिगत सा मामला है। निगम मंडल अध्यक्ष जो है नियुक्त नहीं कर पा रही है कांग्रेस, किसी वजह से, कोरोना की वजह से या कोई और वजह से। इसको लेकर के आपकी चिंता केवल सियासी है या फिर इन निगम मंडलों का काम बिना अध्यक्षों के, बिना सरपरस्तों के चल रहा है, तो कैसा चल रहा है? इसे लेकर के आपकी एक बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग है, परेशानी है, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, आपने सही कहा। विशुद्ध रूप से निगम मंडल की नियुक्ति का जो मामला है वो कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस की जो सरकार है उसका एक आंतरिक मामला है। इससे हमें कोई बहुत विशेष लगाव नहीं है। दूसरा विषय यह है कि कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी राजनीतिक दल की जो मूल ताकत होती है, जो संगठन की ताकत होती है, वो उसका कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता के माध्यम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही हम सत्ता में आते हैं, हमारा संगठन मजबूत होता है, चाहे वो कोई भी दल हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं तो कार्यकर्ताओं को ही निश्चित रूप से एक उनकी भी आकांक्षा रहती है कि हमारी यदि सरकार, हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो उस सरकार में हमारी क्या भागीदारी हो। और केवल भागीदारी का विषय नहीं है, विषय यह है कि यदि मान लीजिए कुछ निगम मंडल हैं जो आवश्यक है, जो सरकारों ने बनाया है, उन निगम मंडलों के माध्यम से जो आम जनता के लिए कार्य किए जाते हैं, हमारा फोकस इस पर है। हमारा फोकस ये नहीं है कि उनका आंतरिक मामला है। यदि वास्तव में ये सरकार ईमानदार है कि विभिन्न क्षेत्र में, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा रोना ये है कि कांग्रेस वन मैन शो वाली पार्टी हमेशा से रही है, चाहे वो केंद्र का मामला हो, चाहे प्रदेश का मामला हो। आप हमेशा से देख रहे हैं, यहां का भी वही मामला है कि पूरा मंत्रिमंडल एक तरफ है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी एक तरफ है। मैं भी आपके चैनल की बाइट सुन रहा था ब्रजमोहन जी के बाद में, भूपेश बघेल जी का, उन्होंने अभी भी कहा, उसको एक बार फिर से सुन लिया जाए, कि कुछ नियुक्तियां अभी होंगी और कुछ नियुक्तियां बाद में होंगी।
अर्थात उसमें 3, साढ़े 3, 4 साल भी लग जाता है। ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है। वैसे भी 2.5 साल बहुत हो गए, आधा समय निकल जाता है, आखिरी के जो 6 महीने रहते हैं वो चुनाव के समय हो जाते हैं। कुल मिलाकर यदि हम माने तो 2 वर्ष का, 2 वर्ष में कब वो पदभार ग्रहण करेगा, कब समझेगा, कब काम करेगा। अर्थात हमारा जो आरोप हमेशा से कांग्रेस की सरकारों में रहा है कि हम सत्ता तो प्राप्त कर लें, लेकिन हम कार्य करना या आम जनता की जो कार्य करने की जो हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए वो सरकार की कभी प्राथमिकता नहीं रहती है। और वैसे भी परिवार के अंदर में सभी लोगों की चिंता की जाती है। और यदि हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चिंता करें तो उसमें क्या दिक्कत है? वो कार्यकर्ता भले हमारी विचारधारा से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चिंता तो कांग्रेस की पार्टी को करना चाहिए ना। लेकिन कांग्रेस का चरित्र हमेशा से रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो लाभ के पदों पर रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता सड़कों पर रहता है। ठीक है सुरेंद्र जी, इतने उलाहना सुनने की क्या जरूरत थी सर? इतना वक्त क्यों लगा दिया 2.5 साल के लिए कि आप बीजेपी को आपके कार्यकर्ताओं की चिंता करनी पड़ रही है? और वो कार्यकर्ता जिसने अपने लिए आपके लिए खून पसीना सब बहा दिया, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, और थोड़ा सा रह गया था तो दे देते। आप लोग तो वैसे भी डिसेंट्रलाइजेशन वाले लोग हैं, सत्ता का पंचायती राज की अवधारणा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत अच्छे से राजीव गांधी जी ने उतारी थी। तो आप जैसी समझदार पार्टी जिस तरह का दावा आप करते हैं, तो इतने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा क्यों हो गई सर? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हुई है उसके पीछे जो कारण है, 15 साल की सरकार जो है 14 सीट पे ला गई, इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपने किया, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसमें हमारी सरकार बनने के बाद 15 साल के संघर्षों के बाद कार्यकर्ताओं ने बड़ा संघर्ष किया, बड़ा परिश्रम किया, और हमारी पार्टी में एक से एक योग्य लोगों की, क्षमतावान लोगों की, प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है। बात दरअसल ये है कि जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, पंचायतों का चुनाव हुआ, निकायों का चुनाव हुआ, तो बहुत सारे कार्यकर्ता उसमें निर्वाचित हुए, बहुत सारे लोग उसमें पदासीन हो गए, कोई जिला पंचायत में, कोई नगर निगम में, कोई पार्षद बन गया, कोई मेयर बन गया। बहुत सारे लोगों की नियुक्ति भी हुई है नगर निगमों में और मंडलों में। ऐसा नहीं है कि नियुक्ति अभी नहीं हुई है। बात दरअसल ये है कि कोई भी राजनीतिक दल या सरकार एक रणनीति के तहत काम करती है, और उस रणनीति के तहत ही काम हो रहा है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की आकांक्षा रहती है, महत्वाकांक्षा उनकी है, और उनकी महत्वाकांक्षा जायज भी है। तो इस दिशा में लगातार कांग्रेस पार्टी और सरकार विचार कर रही है, और आने वाले समय में शीघ्र इसके निर्णय भी होगा। मगर इन सब बातों को भी विचार किया जाता है कि आने वाले 2023 के चुनाव में हमारी क्या रणनीति रहेगी, किस व्यक्ति को कहाँ लगाना उचित होगा, किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारी देनी है। अभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन का कार्य पूरा हुआ है, बहुत सारे लोगों को उसमें जिम्मेदारी मिली है, और संगठन का और विस्तार हो रहा है, उसमें भी जिम्मेदारी मिली है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह में स्थापित करने के लिए, उनकी प्रतिभा का, उनके मेहनत का सम्मान करते हुए उनकी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों प्रतिबद्ध है। और मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी के पास आते हैं। शर्मा जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या महज ये उचित जो लोग हैं उन्हें सही जगह पर स्थापित करने के लिए 2.5 साल का वक्त लिया जाने का जो तर्क सुरेंद्र जी ने दिया, वो आपको ठीक लगता है? आपको लगता है कि असंतोष, नाराजगी, गुटबाजी, इन सब के डर की वजह से इसे टालते रहे, और अब जब बिल्कुल लग रहा है कि करना ही पड़ेगा तो कोई रास्ता निकाल लिया जाए, ये मजबूरी है कांग्रेस की असल में? देखिए, मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये है कि इन लोगों को जो तत्काल थी उनको तवज्जो तत्काल दे दी गई। अब ये दूसरे क्रम में आता है कि अन्य बचे हुए शेष जितने भी निगम मंडल हैं उनकी विवेचना, समीक्षा करके जो है उनमें किनको रखना है, ये तय कर पाना जो है वो संगठन के लिए बड़ा कठिन होता जा रहा है, सरकार के लिए भी कठिन होता जा रहा है। और इस तरीके से बयान जो आ रहे हैं, उस बयान में बहुत सारी बातें जो है वो गलत संकेत के रूप में जा रही है। जैसे आज पुनिया जी ने कहा कि लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन हाईकमान के निर्णय के बाद, सहमति के बाद उसको जारी किया जाएगा, समय लग सकता है। और भूपेश बघेल जिनका विशेषाधिकार है ये निगम मंडलों में नियुक्ति का, उन्होंने बड़ी साफ शब्दों में कहा कि कुछ का अभी सूची जारी हो जाएगी,
और कुछ बाद में होगी। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, पूनिया जी के और भूपेश बघेल जी के इस बीच में, कार्यकर्ता इसमें सोचने को मजबूर है। और मेरे जैसा आदमी इस बात को ये ढंग से सोचता है कि क्या पूनिया जी के लोग उसमें एडजस्ट नहीं हो पाए, क्या पूनिया जी उससे असहमत हैं, क्या सूची उनके मन की नहीं बनी। और भूपेश बघेल ने जिन लोगों को लेने की बात की है, मुझे लगता है कि वो आम सहमति जिनमें बन चुकी है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है, उसको उस सूची को जारी करने की बात उन्होंने की है। ठीक है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के इस बारे में कूदने का, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय ही नहीं है। और संजय भाई ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार भी किया। लेकिन परिस्थितिवश जो राजनीति होती है वो कुछ न कुछ कहने को मजबूर करती है। 2.5 साल की पॉलिटिक्स फेंक दी, तो निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं हो रही है, उसकी पॉलिटिक्स फेंक दी, ताकि कार्यकर्ताओं, माने उनका तो काम ये है कि भाई कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ उहापोह की स्थिति बने, तो उसका कुछ राजनीतिक लाभ शायद मिल सके। उस कारण से जो है वो है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि समय बहुत विचित्र आया है इस 2.5 साल में। आप देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो 6 माह तो चुनाव, निगम और लोकसभा के चुनाव आए, तो उसमें आचार संहिता के कारण ये अटके रहे। 1 साल इनको काम करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने पहली सूची जारी करके प्रमुख लोगों को जो है स्थान दे दिया और उनको दर्जा भी दे दिया जो देना था। अभी 1.5 साल, 1.25 साल से लगभग जो है कोरोना काल चल रहा है। इसमें सारी चीजें डाइवर्ट हो गई है, जितनी भी चीजें मानसिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हो, और किसी भी तरीके से सारी चीजें डाइवर्ट हो गई और कहाँ का पैसा कहाँ लगाना है वाली स्थिति पैदा हो गई। तो ये सोचने का समय ही नहीं बचा कि ऐसे संकट के काल में हम खुशियां कैसे मनाएं, हम निगम मंडलों में नियुक्ति देकर के खुशियां कैसे मनाएं। मेरा जहां तक ख्याल है ये परेशानी सरकार के सामने आई थी, अब समय आया है, तो निश्चित रूप से इसमें सोचना शुरू हुआ है। ठीक है सर। संजय जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि निगम मंडल या जो भी चीज़ें हैं वो आखिरकार किसी विभाग के लिए एक HOD जो होते हैं उस तरह की नियुक्ति है, उनके वरिष्ठ और सर्वोच्च अधिकारियों की नियुक्ति है, उनसे जुड़े जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति है। तो अगर 2.5 साल तक कांग्रेस अपनी उहापोह के कारण से इसमें नियुक्तियां नहीं कर पाती है, तो इसका असर तो फिर कामकाज पर पड़ेगा ना प्रदेश के, और जनता भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई है, चाहे वो बीज निगम हो या चाहे वो और दूसरी चीज़ों से जुड़े हुए कोई भी निगम या मंडल हो। तो कामकाज कुल मिला के जनता पर भी सीधा इसका असर पड़ता है। और 2.5 साल मतलब लगभग 50% आप अपने कार्यकाल का बिना किसी अधिकारी या बिना किसी जिम्मेदारी के लोगों के उस विभाग को चलाएंगे, तो उससे दिक्कतें होंगी और सिस्टम में उसकी वजह से बहुत सारी विसंगतियां आती हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही आपने, अभिलाष जी, आपने सही व्याख्या की है निगम मंडल की। दरअसल कांग्रेस ने कभी निगम मंडलों को गंभीरता से लिया ही नहीं। वो केवल एडजस्टमेंट की राजनीति इसको समझते हैं कि किसको उपकृत करना, इसलिए बैठा देना है, वो व्यक्ति काम करे या न करे उसका लाभ ले ले, इस सोच के साथ में कांग्रेस निगम मंडल को समझती है। जबकि निगम मंडल, मैंने कहा, मैं तो ये भी कहता हूं कि एक विधानसभा या लोकसभा में एक सीमित सीटें होती हैं, कुछ जातिगत को तमाम प्रकार के समीकरण होते हैं। इसके कारण कोई बहुत अच्छे व्यक्ति जो प्रशासनिक रूप से बेहतर काम कर सकता है उसको शायद मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन हो सकता है कि वो बेहतर व्यक्ति वो बेहतर क्षेत्र में यदि जाए किसी निगम मंडल के अंदर में, तो एक अच्छा परिणाम दे सकता है, अच्छा काम कर सकता है और शासन को मदद कर सकता है, आम जनता को मदद कर सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। लेकिन कांग्रेस समझती है कि मेरा आदमी, इसको बैठा दो, उपकृत कर दो, ताकि यह है कि भाई ये मेरे गुट का आदमी है। दूसरा विषय यह है कि इस छत्तीसगढ़ के अंदर में, देखिए, बहुत ईमानदारी के साथ में कह रहा है, इसको समझना पड़ेगा, और ये हमारे कांग्रेस के नेता भी इस बात को समझेंगे कि यहां पर यह हो रहा है कि निगम मंडल का विषय, एक तो मुख्यमंत्री वाला विषय चल रहा है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता, 17 तारीख वाला विषय जो भी होगा, एक वर्चस्व की लड़ाई जो कांग्रेस की तासीर रही है, कांग्रेस का चरित्र रहा है हमेशा से कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा वर्चस्व रहे। और हर एक जो प्रमुख व्यक्ति यहां पर हैं, चाहे वो भूपेश बघेल जी हो, चाहे पुनिया जी हो, चाहे TS सिंहदेव जी हो, चाहे मोहन मरकाम जी हो, ये अपने अपने निगम मंडल, अपने अपने कार्यकर्ताओं की सूची अपने जेब में लेकर रायपुर से दिल्ली तक कई बार घूम रहे हैं कि कौन सी सूची को टिक लग जाए और वहां पर उनकी नियुक्ति हो जाए। मामला खुला है बहुत कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, मेरा आदमी कैसे एडजस्टमेंट होना चाहिए, क्या निगम में होगा, क्या मंडल में होगा, क्या काम होगा, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, फलाने व्यक्ति ने फलाने लोगों को उपकृत कर दिया, अपने कार्यकर्ताओं को कर दिया। और बीच में खबर आई थी, आपने ध्यान दिया होगा अभिलाष जी,
कि इसी चक्कर में जब 6 महीने पहले करीब अंदाज मुझे लग रहा है कुछ सूची की हलचल तेज हुई थी कि सूची डिक्लेयर होने वाली है, मोहन मरकाम जी नाराज होकर मीटिंग छोड़कर कोंडागांव चले गए, इसीलिए कि निगम मंडल में उनकी नहीं सुनी जा रही थी। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस का चरित्र है कि सत्ता आया, सत्ता का पूरा उपभोग करो और अपने अपने लोगों को बैठाओ, काम हो ना हो, सरकार भी काम नहीं कर पा रही है, निगम मंडल क्या काम करेगा, 40 से 50 हजार करोड़ का कर्जा 2.5 साल में ले लिए हैं। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई के कारण वो कार्यकर्ता कोई सी भी पार्टी का हो सकता है, मैं उनके श्रम का सम्मान करता हूं, यदि उसने अपनी पार्टी के लिए काम किया है तो उसके श्रम का सम्मान होना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है सुरेंद्र जी, बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई में गुटबाजी जो है वो भी एक बड़ी वजह है, और क्या ये बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इसलिए अभी भी कहा जा रहा है कि इतने 2.5 साल बाद भी अगर होगी तो पहले हो जाएगी थोड़ी सी लोगों की नियुक्ति, फिर बाकी बाद में होगी। अगर 2.5 साल बाद आप मन बना रहे हैं तो कम से कम एक साथ कर दीजिए, अब तो बहुत वक्त जाया हो गया सर। नहीं, देखिए इसमें बात गुटबाजी की नहीं। गुटबाजी किसको कहते हैं? अरे नेता हैं, अपने कार्यकर्ताओं से काम लेते हैं, अलग अलग सबकी जिम्मेदारियां रहती है, चुनाव के पहले भी अपने दायित्वों का वहन करते हैं, किसने कितना परिश्रम किया उसके बारे में वो जानते हैं। तो अगर कोई नेता अपने किसी व्यक्ति के जिसने पार्टी के लिए काम किया हो उसकी सिफारिश करता हो, उसको गुटबाजी नहीं कह सकते। और जहां तक प्रश्न है कि ये नाराजगी हुई या ये हुआ, ये सब बिल्कुल अफवाह वाली बात है। पूरे नेताओं के दरअसल में इसको तो आपको बल्कि एक तरह प्रशंसा होनी चाहिए कि आपसी सहमति के साथ पूरे सब लोग विचार विमर्श करके बैठ करके एक सूची सर्वानुमति से बना करके उसको नियुक्ति देना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। बाबूलाल शर्मा जी ने अभी ने कहा ना कि ये प्रक्रिया जैसी प्रक्रियाधीन थी, उसी समय कोरोना का संकट आ गया, और कोरोना के संकट के आने के कारण ये पूरी प्रक्रिया जो लगभग किसी मुकाम तक पहुंचने वाली थी उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी है या असंतोष है या किसी एक व्यक्ति की चल रही है। एक तरफ आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है कि एक व्यक्ति की चलती है, और दूसरी तरफ उनका कहना यह है कि सहमति नहीं बन पा रही है। भैया जब एक व्यक्ति की चलती है तो सहमति असहमति को कोई प्रश्न नहीं होता। प्रश्न ये है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है, और तमाम लोगों ने जिन लोगों ने संघर्ष किया है, चाहे पूनिया जी हो प्रदेश के प्रभारी है, उनकी अपनी भूमिका रही है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अपनी भूमिका है, प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं जो किसी न किसी दायित्व को संभाले हुए थे, सबकी अपनी भूमिका है। सबकी राय को लेकर के एक मत बना करके, और दूसरी बात जिस कार्यकर्ता को जिस विभाग को देना है उसके अनुभव, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा, इन सारी चीजों को सोच विचार करके उसमें नियुक्ति करने की प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया चालू है। और दरअसल में इसके लिए मैं कह सकता हूं कि चुनाव जो लगातार 1 साल चले, उसके बाद कोरोना 1.5 साल चला, ये मुख्य रूप से इसके व्यवधान की जिम्मेदारी इन दोनों पर जाती है, वरना ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि निगम मंडलों पर हमने देखा कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्तियां भी की गई हैं और कांग्रेस की तरफ से की गई हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो बीच में जब थोड़ा सा एक विंडो मिलता है जिस दौरान हमें अगली लहर के लिए तैयार होना था, तो सरकार की तरफ से उस वक्त दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार, क्रिकेट जिस तरह से विपक्ष कहता है कि उसमें ध्यान लगा दिया जाता है, और उस दौरान अपने कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ली जाती, वो वक्त यहाँ पर यूटिलाइज हो सकता था, और उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स को मौका दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है निगम मंडलों के अध्यक्ष या वरिष्ठ पदों पर ब्यूरोक्रेट्स की को रखने के जो नीति है ये ठीक है, इससे चीजें ठीक होंगी, या ये जनप्रतिनिधियों के लिए, लोगों के लिए होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, मेरी जानकारी में तो अभी तक ऐसा कहीं नहीं है कि किसी निगम मंडल में किसी ब्यूरोक्रेट्स को पद दिया गया है। होगा तो मेरी ध्यान में नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि देखिए इतना काम करते हैं, तन मन धन से लोग लगते हैं चुनाव के समय में, तो निश्चित संघर्ष भी करते हैं, लाठियां भी खाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं, तो उन लोगों को निश्चित रूप से एडजस्ट तो करना चाहिए। देखिए, मैं एक बड़ी मोटी और बड़ी बात कर देता हूँ, जिस कारण मुझे लगता है कि वो अपोह में है ये पार्टी, कि जब मजबूर आप जो कुछ कर रहे हैं आपका उसमें संदेश निकल के जाता है। अगर सरकार मजबूत है, आप खुद कह रहे हैं कि 70 सदस्य हमारे विधायक हैं और हमारा संगठन बहुत मजबूत है, तो फिर ये कमजोरी किस लिए दिखा रहे हैं? इसमें कमजोरी का संकेत जाता है कि अरे भाई क्या कारण है कि ये नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो अपने लोगों को तय नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, दावेदार बहुत हैं, अब निगम मंडल बहुत कम बचे हैं, 22 या 24 मेरे नजर में हैं, और
थोड़ा बहुत असंतोष तो हर हाल में होगा, चाहे आखिरी दिन तक करेंगे तो भी हर हाल में होगा। आपको इसलिए जो है, जिन लोगों ने आपके साथ संघर्ष किया है उनको पद दे देना चाहिए और किसी भी असंतोष के लिए तैयार रहना चाहिए, उसको समझाया जाएगा तरीके से। कोई बात नहीं। देखिए, आपने कहा ना ब्यूरोक्रेट्स का नहीं, हाँ, दो पत्रकारों को जरूर इन्होंने एक आयोग में लिया है, सूचना आयुक्त बनाया है। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है भूपेश सरकार का है, जो शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुआ है। 2 पत्रकारों को उन्होंने सूचना आयुक्त बनाया है। तो ये एक मैंने एक बड़ी क्लियर सोच के साथ भूपेश बघेल काम करते हैं। और एक बात मैं स्वीकार करता हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी ने भी कही है और मैं भी इस बात को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि भूपेश बघेल किसी भी बात में विवाद पसंद नहीं करते। इसीलिए वो हर एक व्यक्ति से बात करते हैं, बात करके रास्ता निकालते हैं और जो उनकी सूची होती है, उनकी सोच होती है, उनके अनुभव होते हैं, वो बताते हैं कि भाई इन लोगों को पद देना है। इसलिए जो है वो देरी इस कारण से भी हुई है। ठीक है सर। संजय जी, लास्ट बिल्कुल 10 सेकंड का आपसे रिएक्शन चाहूंगा। क्या आपको यकीन है कि अभी जिस दिन ये लिस्ट जारी होगी उसके बाद वहां पर सिर फटोल शुरू हो जाएगी और वहां असंतोष बहुत ज्यादा दिखेगा कांग्रेस में? बहुत संक्षेप में सर। देखिए, ये तो कहीं कोई प्रश्न की बात ही नहीं है। ये तो कांग्रेस का चरित्र है, ये तो कांग्रेस में होना ही है। ये कहीं दिक्कत की बात नहीं है। ये बात ये नहीं कि पद मिले नहीं मिले जी। यहाँ तो लड़ाई इसी बात की है कि किसको क्या मिलना है और इसी का इंतजार कांग्रेस में हो रहा है, चाहे वो टिकट का मामला होता है, चाहे पदों का मामला होता है। लेकिन फिर भी बड़ा दिल करके इस सरकार को कार्यकर्ताओं के श्रम का सम्मान करते हुए, क्योंकि अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि श्रम बहुत लोगों ने किया, तो श्रम की समीक्षा इतना 2.5 साल हो गए, अभी श्रम की आप समीक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी डरी हुई है कि एक बवाल, एक विरोध का स्वरूप कहीं सामने नहीं आ पाए, इस वजह से निगम मंडल की नियुक्तियां नहीं हो पा रही। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कार्यकर्ता जब किसी पार्टी के लिए पसीना बहाता है तो मजदूर की तरह पसीना बहाता है और किसी रखवाले की तरह रक्षा करता है पार्टी की। और कहा यह जाता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी मिलनी चाहिए। आपके कार्यकर्ताओं के लिए तो आधा कार्यकाल आपने निकाल दिया सर। अगर ये मंत्री पद की जिम्मेदारी होती, विधायकों की दूसरे जिम्मेदारी होती तो अलग बात थी। जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उन्हें एडजस्ट कीजिए, उन्हें भुनाइए, बड़ा दिल दिखाइए। रही बात असंतोष की, तो सियासत में ये सब चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी, संजय श्रीवास्तव जी और बाबूलाल शर्मा जी, आपका हमारे इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए। फिलहाल आपकी बात छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे, नए मेहमानों के साथ। नमस्कार।